Hello students, this is R.P. Verma. I welcome you all in my Mother India Law classes, Sri Ganganagar. Students, today we are going to discuss the syllabus of our last paper in LLB final year, and that is drafting, pleading, conveyancing and moot court trial. बच्चों, this is called a practical subject. Why should we call it a practical subject? Because when you are in the court, you will have to go through all these in day to day practice. तो अगर आप कोर्ट के अंदर हैं तो आपको इन्हीं सभी कंटेंट्स को रोज हैंडल करना पड़ेगा. This is not an independent subject. All the contents of this subject based on civil procedure code or criminal procedure code. Let's see. First of all, we must know the meaning of the title. What is drafting, what is pleading, what is conveyancing and what is moot court trial. देखिए बच्चों, जब हम बात करते हैं ड्राफ्टिंग की, then how to write a plaint, how to write a petition, how to write a writ petition, where to file a petition, where to file a complaint, what will be the name of the court, to whom it may be concerned. All these are set patterns. हमारी मर्जी नहीं चलेगी कि हमने किसी भी कोर्ट का नाम लिख दिया, हमारी मर्जी नहीं चलेगी कि हम एडवोकेट का नाम लिखेंगे, अपना नहीं लिखेंगे, अपना लिखेंगे एडवोकेट. एवरीथिंग इज ए पार्ट ऑफ सेट पैटर्न. ऑल दीज आर पार्ट्स ऑफ ड्राफ्टिंग. और हमें कंटेंट्स क्या लिखने हैं प्लांट में, रिटन स्टेटमेंट में, हमें कंटेंट्स क्या लिखने हैं पिटीशन में, हमें कंटेंट्स क्या लिखने हैं बेल एप्लीकेशन में, हमें कंटेंट्स क्या लिखने हैं कंप्लेंट के अंदर. दैट इज ए पार्ट ऑफ प्लीडिंग. Generally, pleading refers to pleading generally. The pleading generally refers to civil procedure code and it includes plaint and written statement. And it is the soul of drafting. जब भी हम कोई प्लेंट फाइल करते हैं, कोई रिटन स्टेटमेंट फाइल करते हैं, तो उसके जो कंटेंट्स हैं, आप ग्राउंड्स दे रहे हैं, आप प्रेयर कर रहे हैं, वो सब आपका pleading है. And what do you mean by conveyancing? When a property is transferred to one person to another person through a non-judicial stamp, it is called conveyancing. तो 3 पॉइंट है बच्चों हमारे पास, ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग एंड कन्वेंसिंग. और उसके बाद में फिर हमारे पास आता है मूट कोर्ट ट्रायल. तो हर यूनिवर्सिटी प्रैक्टिकली जो है वो बच्चों को, ये हर यूनिवर्सिटी में प्रैक्टिकली ये सिखाया जाता है बच्चों को. इट इज़ ए पार्ट ऑफ सिलेबस कि कोर्ट्स किस तरह से क्रिएट होते हैं, किस तरह से जज के सामने डील होती है, किस तरह से एडवोकेट बिहेव करते हैं, क्या विटनेस का बिहेवियर है, कैसे क्वेश्चनिंग होती है, कैसे क्रॉस एग्जामिनेशन होता है. ऑल दीज आर आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड फॉर स्टूडेंट्स इन मूट कोर्ट ट्रायल. तो बच्चों यहाँ पे जो आपके 4 यूनिट्स हैं उसके अंदर सिर्फ ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग एंड कन्वेंसिंग है. मूट कोर्ट का कोई यहाँ पे थियोरेटिकल क्वेश्चन नहीं है. तो हम सिलेबस डिस्कस करते हैं कि यूनिट फर्स्ट में हमारे पास क्या है, यूनिट सेकंड में हमारे पास क्या है, यूनिट थर्ड और फोर्थ में हमारे पास क्या है. तो देखिए सारा सिलेबस जो है वो यूनिट थर्ड तक आपके सामने बोर्ड पे है. इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या बनेंगे, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, और बहुत ही इजी सब्जेक्ट है आपका. और उन बच्चों के लिए तो बहुत इजी है जो कोर्ट से ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, जो कोर्ट्स जा रहे हैं. और अगर आप कोर्ट्स नहीं भी जा रहे हो तो भी कोई मुश्किल नहीं है. अगर आपने CPC CRPC अच्छे से पढ़ा हुआ है तो भी वहाँ से बहुत हेल्प मिलेगी. अदरवाइज कोई भी अच्छे वकील के पास अगर आप सिर्फ 1 घंटा बैठ के भी अगर इनके कंटेंट से समझ लें तो भी आपके लिए बहुत इजी रहेगा.
लेकिन अच्छे वकील के पास। तो देखिएगा हम यहां पे बात कर रहे हैं यूनिट फर्स्ट के अंदर हमारे पास देखिए क्या है। यूनिट फर्स्ट के अंदर हमारे पास एक थियोरेटिकल पार्ट है। यहाँ पे आपको कोई प्लेंट ड्राफ्ट नहीं करनी, कोई रिटन स्टेटमेंट या कोई बेल एप्लीकेशन ड्राफ्ट नहीं करनी। यहाँ पे यूनिट फर्स्ट के अंदर आपके पास फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ प्लीडिंग विद एक्सेप्शंस हैं। तो प्लीडिंग मैंने अभी आपको बताया, प्लीडिंग का मतलब होता है प्लेंट एंड रिटन स्टेटमेंट। तो सीपीसी के अंदर ये भी मैंने आपको बताया, ये कोई इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट नहीं है, इसके कंटेंट्स या तो सीपीसी से मिलेंगे या सीआरपीसी से मिलेंगे। तो सीपीसी के ऑर्डर 4 में, ऑर्डर 4 और रूल 2 के अंदर आपको फंडामेंटल प्रिंसिपल्स बताए हुए हैं। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या है कि फैक्ट्स बताओ, लॉ बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर कोई फॉरेन लॉ की बात करिए तो लिख दो, अगर मान लीजिए कोई कस्टम्स की बात है तो लिख दो। अदरवाइज फर्स्ट प्रिंसिपल है कि आपको फैक्ट्स बताने, लॉ नहीं बताना। दूसरा प्रिंसिपल है भाई फैक्ट बताओगे तो मटेरियल फैक्ट बताओगे, आलतू फालतू की बातें नहीं बतानी। और तीसरा ये है कि आपको फैक्ट बताने, एविडेंस नहीं देने। एविडेंस तो आप ट्रायल में दो ना। और फोर्थ पॉइंट है कि अगर आप कोई फैक्ट दे रहे हो तो बड़ा कंसिस्टली आपको वो देना है, ताकि ऐसे फैक्ट्स हो जो सर्टेनिटी, जिनमें सर्टेनिटी हो, ताकि आप कल को प्रूव कर सको। तो ये आपके पास कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं और जनरली हमें एक क्वेश्चन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पे मिल जाता है। उसके बाद में इसी फर्स्ट यूनिट के अंदर आपका सेकंड है अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग्स। ऑर्डर 6 के अंदर रूल 17 जो है उसकी हेडिंग ही यही है, अमेंडमेंट इन प्लीडिंग्स। तो आप देखिएगा दो तरह का अमेंडमेंट होता है, 16 और 18 भी आप इसके साथ ऐड कर लें तो दो तरह के अमेंडमेंट होते हैं, कंपल्सरी अमेंडमेंट और वॉलंटरी अमेंडमेंट। अब कई बार ऐसा होता है कि कोर्ट्स को ये लगता है कि प्लेंट के अंदर ये कमी है और अगर ये कमी रिमूव नहीं हुई तो प्रॉपर जस्टिस कोर्ट कर नहीं पाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में पार्टी को, चाहे वो प्लेंटिफ हो चाहे डिफेंडेंट हो, उसको ये आदेश दिया जाता है कि आप इसमें अमेंडमेंट करें, ये चेंज करके लाएं। तो ये आपका कंपल्सरी अमेंडमेंट माना जाएगा। और कई बार पार्टीज को ऐसा लगता है कि हमारा ये फैक्ट रह गया था, ये मटेरियल फैक्ट था, ये रह गया था, तो वो भी कोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमें इस अमेंडमेंट की परमिशन दी जाए। लेकिन यहां पे ये ध्यान रखिएगा बच्चों, 17 में ये बात क्लियर की है कि ट्रायल शुरू होने से पहले पहले आप अमेंडमेंट के लिए अप्लाई कर दीजिए। ट्रायल शुरू होने के बाद में अगर आप अमेंडमेंट के लिए अप्लाई करते हैं तो फिर कोर्ट की डिस्क्रिशन है, जज साहब की डिस्क्रिशन है कि वो आपको परमिशन दें या ना दें। तो एक आपका ये भी एक बेसिक क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन जनरली हमें मिल जाता है। तो उसके बाद में फिर हमारे पास आता है अल्टरनेटिव इनकंसिस्टेंट प्लीडिंग। अल्टरनेटिव प्लीडिंग क्या होती है, इनकंसिस्टेंट प्लीडिंग क्या होती है। कोई लॉन्ग क्वेश्चन इस पे नहीं बनता, अब एग्जामिनर चाहे तो दे दे, अदरवाइज कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनता। इट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ प्लीडिंग, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, लेकिन एक टर्म हमारे लिए एक्स्ट्रा है। कैसे? अगर मान लीजिए कि एक वाइफ जो है वो डाइवोर्स के लिए पिटीशन फाइल कर रही है और वो डिफरेंट ग्राउंड्स पे कर रही है, भाई इस ग्राउंड पे नहीं मिला तो इस ग्राउंड पे मिल जाएगा, इस ग्राउंड पे नहीं मिला तो इस ग्राउंड पे मिल जाएगा। तो उसने क्या है, अल्टरनेट्स रखे हैं। तो इस तरह की जो प्लीडिंग है वो अल्टरनेटिव प्लीडिंग है। और कई बार क्या हम डिफरेंट ग्राउंड्स रखते हैं, तो कभी कभी तो ऐसा होता है कि जो हमने डिफरेंट ग्राउंड्स रखे हैं वो भी एक दूसरे से रेलेवेंट हैं। और कई बार हम ऐसे ग्राउंड्स ले लेते हैं डिफरेंट, वो हो सकता है कि उनमें से किसी ग्राउंड पे हमारा क्लेम कंप्लीट हो जाए, हमारा क्लेम सेटिस्फाई हो जाए, हमें रेमेडी मिल जाए, लेकिन वो क्लेम आपस में कंसिस्टेंट नहीं होते। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर उसे हम इनकंसिस्टेंट प्लीडिंग कहेंगे। तो ये आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन आप यहां तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद में फिर ऑर्डर 8 रूल 6 पे, ऑर्डर 20 रूल 19 पे भी आपके दो इन्होंने टॉपिक दे रखे हैं, लीगल सेट ऑफ एंड इक्विटेबल सेट ऑफ। कोई लॉन्ग क्वेश्चन आपका नहीं बनता, एक बेसिक कंसेप्ट है जो आपने सीपीसीए में भी पढ़ी है। मैंने आपसे 10 लाख रुपए लेने हैं, मैंने आपके खिलाफ केस कर दिया। अब आपने कोर्ट के अंदर, आपका मतलब डिफेंडेंट ने भी कोर्ट के अंदर ये प्रूव कर दिया कि भी मैंने भी आरपी वर्मा से 2 लाख रुपए लेने हैं। अब जरूरी नहीं है कि जिस ट्रांजैक्शन में मैंने आपसे 20 लाख रुपए लेने हैं उसी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड आपने 2 लाख रुपए लेने हैं, ये कोई जरूरी नहीं है। कोई डिफरेंट ट्रांजैक्शन हो सकता है, लेकिन मेरी देनदारी तो है ना। आपने साबित कर दिया, डिफेंडेंट ने साबित कर दिया कि साहब मुझे भी प्लेंटिफ से इतने पैसे लेने हैं, प्लेंटिफ मुझे नहीं दे रहा। तो अब यहां पे प्लेंटिफ का एडवोकेट ये कहता है कि साहब यहां पे मेरे क्लाइंट ने 20 लाख के लिए केस किए,
आप इसको कहो कि ये 2 लाख के लिए केस करे, ये तो आया ही नहीं। जब केस करेगा तो देखेंगे। जज साहब कहते ना, ऐसा नहीं होगा, ये कोर्ट आपके ससुराल नहीं है कि आप आते ही रहो। अगर यहां पे ये चीज सेटिस्फाई हो रही है, प्रूव हो रही है कि आपने, प्लेंटिफ ने भी डिफेंडेंट को 2 लाख रुपए देने, तो यहीं पे प्लस माइनस करो जो कुछ करना है। तो भला ही किसी डिफरेंट ट्रांजेक्शन से रिलेटेड हो, डिफेंडेंट जो है ये सिर्फ आपका देखिएगा रिकवरी ऑफ मनी से रिलेटेड कंसेप्ट है आपकी, तो यहां पर उसी चलते हुए केस के अंदर, भले ही शुरू के अंदर डिफेंडेंट ने क्लेम ना किया हो, लेकिन चलते हुए केस के अंदर अगर डिफेंडेंट क्लेम करता है तो इसको लीगल सेट ऑफ कहेंगे। तो कोर्ट कहेगा भैया ठीक है वर्मा जी, इसके 2 लाख रुपए आप कम करो, बाकी आपको डिफेंडेंट देने के लिए तैयार है। दिस इज कॉल्ड लीगल सेट ऑफ। लेकिन कई बार ऐसा होता है बच्चों कि सेम ट्रांजेक्शन के अंदर प्लेंटिफ तो ये प्रूव कर देता है कि उसने डिफेंडेंट से इतने पैसे लेने जो उसका क्लेम है, लेकिन डिफेंडेंट भी ये प्रूव कर सकता है कि इसी ट्रांजेक्शन के अंदर साहब मेरा भी खर्चा लगा सेम ट्रांजेक्शन में, लेकिन वो भी खर्चा बता नहीं पा रहा है कि कितना लगा है, पर ये प्रूव जरूर कर रहा है कि साहब ये जितने पैसे बन रहे हैं ना, इसके जितने बता रहे हैं इतने नहीं बन रहे क्योंकि इसमें मेरा भी खर्चा लगा है। तो जज साहब के सामने ये बात तो प्रूव होगी कि भाई डिफेंडेंट को पे तो करना है, लेकिन डिफेंडेंट की भी कुछ यहां पे पेमेंट बनती है फ्रॉम द साइड ऑफ प्लेंटिफ, और सेम ट्रांजेक्शन का बात सेम ट्रांजेक्शन की हो रही है, लेकिन अभी डिफेंडेंट जो है वो बता नहीं पा रहा कि कितने पैसे बन रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में मामला प्लेंटिफ की फेवर में जाएगा, लेकिन डिफेंडेंट के लिए भी पार्टली फेवर हो जाती है कि आपकी अपनी जो अमाउंट है उसकी वैल्यूएशन आप निकाल के और कोर्ट को दे दें, और उसके बाद में जितना भी डिफरेंस बचेगा वो आप प्लेंटिफ को पे करते हैं। तो ये जो सिचुएशन है दिस इज कॉल्ड इक्विटेबल सेट ऑफ। तो जो आपका ऑर्डर 20 है उसका जो रूल 19 है, उसका रूल 19 का जो सब क्लोज आपका 3 है उसमें इक्विटेबल सेट ऑफ की बात की गई है। तो बच्चों ये फर्स्ट यूनिट के अंदर अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन देखें तो हमारे पास फंडामेंटल प्रिंसिपल्स का और अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग्स का। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप ये दोनों क्वेश्चन करके जाते हैं तो एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको मिलना चाहिए। उसके बाद में देखिएगा हमारे पास है सेकंड यूनिट। सेकंड और थर्ड यूनिट ऐसी हैं जिनका कोई अंत नहीं है, और अगर देखा जाए तो प्रैक्टिकल पार्ट जिसे हम कहते हैं दैट इज विद इन द यूनिट थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड यूनिट को हमने एक सीपीसी बेस्ड माना है, सेकंड यूनिट को हमने एक सीपीसी बेस्ड माना है, और थर्ड यूनिट जो है वो सीआरपीसी बेस्ड है। अब देखिएगा बच्चों थर्ड यूनिट के अंदर क्या क्या कंटेंट्स हैं आपके। प्लांट, रिटन स्टेटमेंट, पिटिशन, पिटिशन भी 2 तरह की है, मैट्रिमोनियल रेमेडीज के लिए जो फैमिली कोर्ट में पिटिशन फाइल होती है, और रिट पिटिशन जब हम सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के अंदर फाइल करते हैं। फिर एफिडेविट, नोटिस, अपील और जजमेंट राइटिंग। तो जो सेकंड यूनिट है इसका कोई सर पैर नहीं है, यूं समझ लीजिएगा कि सबसे जो लंबा आपका पोर्शन है वो आपकी सेकंड यूनिट है। लेकिन फिर भी बीइंग ए एलएलबी स्टूडेंट हमें कोई ज़्यादा डरने की बात नहीं है। तो यहाँ पे आप देखिएगा सबसे पहले हम बात करते हैं प्लांट की। भाई कोई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए आपने शूट फाइल कर दिया, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन के लिए आपने शूट फाइल कर दिया, कोई रिकवरी ऑफ मनी के लिए आपने शूट फाइल कर दिया, जनरली यही आते हैं। और आप एक दो पढ़ लीजिए तो एक आपके दिमाग में कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी कि हमें इस तरह से लिखना है, फिर जो मर्जी पूछ ले। ध्यान क्या रखना है? ध्यान सिर्फ ये रखना है कि जब हम एक प्लांट फाइल करते हैं तो जो पार्टीज हैं उनके नाम क्या होंगे, हमें कौन से कोर्ट में जाना है, उस कोर्ट का नाम क्या लिखेंगे, बस। और इसमें क्या प्रॉब्लम है? तो देखिएगा अगर हम प्लांट फाइल कर रहे हैं तो यहां पे जो नेम ऑफ द पार्टीज है वो है प्लांटिफ और डिफेंडेंट। जो प्लांट फाइल कर रहा है, जो वाद कर रहा है वो वादी है, और जो जिसके खिलाफ किया जा रहा है वो प्रतिवादी है। तो यहां पे 2 पार्टी होगी, वादी और प्रतिवादी। वादी की प्लांटिफ की सारी डिटेल हो जाएगी, डिफेंडेंट की सारी डिटेल हो जाएगी। अब क्वेश्चन ये उठता है कि आप कौन से कोर्ट में जाएंगे। तो इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यूएशन ऑफ द सूट। अगर आपका मामला 2 लाख रुपए तक का है तो इन द कोर्ट ऑफ सिविल जज आपको
सूट फाइल करना है और मामला 2 लाख से भी ज्यादा का है पर 5 लाख रुपए तक का है तो इन द कोर्ट ऑफ सीनियर सिविल जज, हो सकता है इन फ्यूचर ये अमेंडमेंट हो जाए, एट प्रेजेंट यही है। और अगर 5 लाख से भी ऊपर का मामला है तो इन द कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज, पार्टी आपकी वही है प्लेंटिफ और डिफेंडेंट। उसके बाद में फिर आपके पास जो भी कंटेंट्स हैं उनको आपको बड़े बड़े पैराग्राफ में नहीं, पॉइंट वाइज नंबरिंग दे के आपको लिखना है। और उसके बाद में प्लेंट फाइल कर रहे हो तो प्लेंटिफ जितने भी कंटेंट्स हैं आप ग्राउंड्स उसमें दे रहे हो, उसके बाद में नीचे जो है वो प्लेंटिफ के सिग्नेचर हो जाएंगे और उसको फिर उसके जस्ट नीचे उसके काउंसलर यानी कि एडवोकेट के सिग्नेचर हो जाएंगे। फिर उसी सेम प्लेंट के अंदर आपको वेरिफिकेशन करना पड़ेगा और फिर इसके साथ में आपको एक एफिडेविट लगाना पड़ेगा और उस एफिडेविट में भी वेरिफिकेशन होगा। तो यहां पे प्लेंट का जो पार्ट है विद वेरिफिकेशन, वहां तो एडवोकेट साहब के सिग्नेचर से काम चल जाएगा, लेकिन वो जो एफिडेविट प्लस वेरिफिकेशन आपने किया है वो किसी ऑथ कमिश्नर से या नोटरी से आपको टेस्टेड करवाना होता है, तो ये आपका प्लेंट का पार्ट हो गया। अब आती है बात रिटन स्टेटमेंट की, तो जो डिफेंडेंट की तरफ से जो रिप्लाई आ रहा है दैट इज कॉल्ड रिटन स्टेटमेंट। अब यहां पर बच्चे कंफ्यूजन हो जाए, यहां पे बच्चे जो है वो थोड़ी सी गड़बड़ करते हैं, कंफ्यूज अगर हो जाए तो क्या भी, जब प्लेंट जब हम फाइल करेंगे तो फाइल प्लेंटिफ करेगा तो ऊपर प्लेंटिफ का नाम आ गया, नीचे डिफेंडेंट का नाम आ गया। अब वो गड़बड़ ये करते हैं कि रिटन स्टेटमेंट भाई डिफेंडेंट ने फाइल किया तो ऊपर डिफेंडेंट नीचे प्लेंटिफ, नहीं, बस ये ध्यान रखिएगा रिटन स्टेटमेंट के अंदर जो किसकी तरफ से आ रहा है, डिफेंडेंट की तरफ से आ रहा है, उसमें भी जो नाम होंगे ना वो बिल्कुल वैसे ही होंगे जैसे प्लेंट में थे। क्यों? क्योंकि उसे उसी प्लेंट की रेफरेंस में रिटन स्टेटमेंट देना है। तो रिटन स्टेटमेंट भले ही डिफेंडेंट की तरफ से है तो भी ऊपर नाम प्लेंटिफ का आएगा और नीचे नाम डिफेंडेंट का आएगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कई बार गड़बड़ हो जाती है इसके अंदर। बाकी सारी वही चीजें, इसमें भी वेरिफिकेशन होएगा, इसमें भी एफिडेविट लगेगा, उसका वेरिफिकेशन होएगा, अटेस्टेड होगा, वो सारी बातें वही आपकी है। फिर आ जाइए पिटीशन। अब पिटीशन जो है बच्चों, जैसे मान लीजिए अपने फैमिली कोर्ट में जाते हैं, कोई मैट्रिमोनियल रेमेडीज की बात हो रही है, मेंटेनेंस की बात हो रही है, कोई डाइवोर्स की बात हो रही है, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स की बात हो रही है। एक तो आपको सेक्शंस याद रखने पड़ेंगे इनकी अगर ये क्वेश्चन आप चूज करते हो तो। दूसरा, यहां पे जब आप पिटीशन फाइल करते हो तो जो पार्टीज के नाम है यहां पे प्लेंटिफ और डिफेंडेंट नहीं लिखना अपने को, यहां पे पिटिशनर और रेस्पोंडेंट लिखना है। यहां पे पिटिशनर और रेस्पोंडेंट लिखना है और जब इसका रिटन स्टेटमेंट होगा तो ऐसी सिचुएशन में भी आपका नाम वही रहेगा। बस एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि अगर कोई मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट से रिगार्डिंग आपको पिटीशन फाइल करनी है तो उसके अंदर जो आपने ग्राउंड्स दिए हैं, मतलब जो आपके कंटेंट्स हैं पिटीशन के, उसके बाद में आपको अलग से प्रेयर यानी कि जो आपका क्लेम है वो आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो पहले जो आपके पॉइंट्स हैं 1 2 3, उसके बाद में अलग से आपको प्रेयर मेंशन करना पड़ेगा और फिर उसके बाद में आपका एडवोकेट के थ्रू जो है वो सिग्नेचर आपकी जाएगी। और इसी तरह से अगर अपन रिट पिटीशन फाइल कर रहे हैं तो इन द हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर, इन द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, इस तरह से पहले ऊपर कोर्ट का नाम आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट में अपन सेक्शन भी लिख देंगे, आर्टिकल लिख देंगे, सॉरी आर्टिकल 226 है या 32 है। और फिर आप उसके बाद में जो रिट पिटीशन है उसकी ड्राफ्टिंग को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। पहले आपके मेन पॉइंट्स आएंगे, उसके बाद में आपको ग्राउंड्स अलग से देने पड़ेंगे, फिर आपको प्रेयर करनी पड़ेगी, फिर आपका वेरिफिकेशन एफिडेविट वगैरह वो सारा जैसे आपने प्लेंट में किया था। उसके बाद में एफिडेविट पे एक शॉर्ट क्वेश्चन आपका अलग से बन सकता है, नोटिस पे आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन अलग से बनता है। नोटिस पे बहुत बार क्वेश्चन आपके आए हुए हैं। अगर कोई सूट हम गवर्नमेंट के अगेंस्ट कर रहे हैं या गवर्नमेंट हमारे अगेंस्ट आ रही है तो अपन गवर्नमेंट के अगेंस्ट कर रहे हैं ये मान के चलते हैं, तो सेक्शन 80 सिविल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 80 के अंदर ये लिखा हुआ है कि अगर आपको कोई सूट फाइल करना है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट तो आप डायरेक्ट सूट फाइल नहीं कर सकते। पहले जो ऑथोराइज्ड ऑफिसर्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के या स्टेट गवर्नमेंट के, तो जनरली सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, सेक्रेटरी ऑफ द सेंटर, तो वो जो सेक्रेटरी है, सचिव है, एक नोटिस आपको उनको देना पड़ेगा।
उसके बाद में ही आप सूट फाइल कर सकते हैं। तो वो नोटिस जो है वो कैसे होएगा, ये आपका सेक्शन 80 के अंदर है। फिर आप देखिएगा अपील है, मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट में जो है आप हार जाते हैं तो आगे आप हाई कोर्ट में अपील करते हैं, ठीक है, तो वहां पे फर्स्ट अपील है या सेकंड अपील है तो यहां पर पार्टीज के नाम आपके चेंज हो जाएंगे। जो अपील कर रहा है वो अपीलांट हो जाएगा और दूसरे को रेस्पोंडेंट बोल देंगे। फिर आपका आ जाता है जजमेंट राइटिंग। जजमेंट राइटिंग तो जज साहब जो है वो किस तरह से जजमेंट राइटिंग क्रिएट करेंगे, यहाँ पे फैक्ट एंड इशू डिसाइड किए जाते हैं। इस पे जनरली जो है वो LLB स्टूडेंट से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, लॉन्ग क्वेश्चन। तो यहाँ पे अगर हम बात सेकंड यूनिट की करें तो अगर हम ढंग से कोई एक दो प्लेंट पढ़ के चले जाएं, क्योंकि प्लेंट के साथ ही रिटर्न स्टेटमेंट होगा, जो प्लेंट आप पढ़ेंगे उसी का आपको रिटर्न स्टेटमेंट, क्योंकि रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर वो डिनायल करता है या एक्सेप्ट करता है जो भी डिफेंडेंट है, और अगर चाहे तो वो एडिशनल प्ली भी कर सकता है उसके अंदर। तो यहाँ पे प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट के कोई भी, जैसे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का हमने कर लिया, मैलिसियस प्रोसिक्यूशन का हमने कर लिया, रिकवरी ऑफ मनी का हमने कर लिया। रिकवरी ऑफ मनी के अंदर जो है ना वो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, वैल्यूएशन जो है, जैसे मान लीजिए किसी को 2 लाख रुपए आपने लेने हैं तो 2 लाख रुपए तो आपने लेने ही है भाई, उससे ऊपर इंटरेस्ट है, कोर्ट का खर्चा भी तो आप मांगोगे तो 2 लाख रुपए से ऊपर हो गया कि नहीं मामला। तो ऐसी सिचुएशन में आपकी अमाउंट 2 लाख रुपए से ऊपर चली जाएगी तो कोर्ट ऑफ सीनियर सिविल जज में जाना पड़ेगा आपको। कहीं आप सोचोगे 2 लाख रुपए का ही मामला है तो अपने सिविल कोर्ट के अंदर जा रहे हैं, नहीं, आप टोटल वैल्यूएशन जो है ना उसके बिहाफ पर ही आपकी वैल्यूएशन डिसाइड होगी। तो आप प्लान्ट और रिटर्न स्टेटमेंट को अच्छे से आप तैयार कर लें, और एक कोई मैट्रिमोनियल रेमेडी के लिए, जैसे डाइवोर्स के लिए या रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स के लिए आप जो है वो एक पिटिशन तैयार कर लें अच्छे से, तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन मिल सकता है। शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर जनरली जो है वो नोटिस पे क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद में बच्चों हम बात करें थर्ड यूनिट की, तो ये आपकी डिपेंड करती है सारी की सारी CRPC पे। तो इसके अंदर देखिएगा बेल एप्लीकेशन हमारे पास है। अब बेल एप्लीकेशन में अगर नॉन बेलेबल ऑफेंस है तो सेक्शन 437 में आप एप्लीकेशन लगाते हैं, जो अक्यूज्ड है उसकी तरफ से एप्लीकेशन लगाई जाएगी। फिर आपके एंटिसिपेटरी बेल के लिए 438 के अंदर एप्लीकेशन लगाएगी। यहाँ पर भी अपने को ध्यान सिर्फ इतना ही रखना है कि भाई अगर अपन नॉन बेलेबल ऑफेंस के लिए एप्लीकेशन लगा रहे हैं बेल की, तो कौन से कोर्ट में जाएंगे। तो यहाँ पे देखिएगा जो 437 है वो आपको बता रहा है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट में अक्यूज्ड की तरफ से एप्लीकेशन लगेगी, नीचे एडवोकेट के साइन हो जाएंगे। और अगर अपन एंटिसिपेटरी बेल की बात करें तो एंटिसिपेटरी बेल की पावर जो है वो सेशन कोर्ट के पास या हाई कोर्ट के पास है। तो आप सेशन कोर्ट को अगर फाइल कर रहे हैं इन द कोर्ट ऑफ सेशन जज आप लिख देंगे 438 में, ये भी अक्यूज्ड की तरफ से जाएगी, नीचे एडवोकेट के साइन हो जाएंगे। तो यहाँ पे जिस बच्चे ने पढ़ा नहीं ना उसके लिए तो ये सारी चीजें बड़ी मुश्किल है, पर जिसने एक बार भी पढ़ लिया ना उसकी बातें सब माइंड में बैठ जाएंगी। इस फिर आप देखिएगा स्पेशली क्वेश्चन आपको कंप्लेंट का भी आ सकता है। जैसे यहाँ पे अपन प्लेंट फाइल करते हैं सिविल मैटर्स के अंदर, सीधा जज को जाता है, यहाँ पे सिविल मैटर्स में कोई FIR थोड़ी होती है। लेकिन जो क्रिमिनल मैटर्स होते हैं उनमें या तो आप FIR के थ्रू जा सकते हैं या आप सीधा कंप्लेंट फाइल करके भी मजिस्ट्रेट के पास पहुंच सकते हैं। तो अगर सीधा कंप्लेंट फाइल करनी है तो जो पार्टी है फाइल करने वाली, कंप्लेनेंट, जैसे यहाँ पे प्लेंटिफ था वहां पे कंप्लेनेंट है, यहाँ पे डिफेंडेंट था वहां पे अक्यूज्ड का नाम आ जाएगा, बाकी वही वेरिफिकेशन, वही एफिडेविट, सारा काम आपका वही है। और यहाँ पे जैसे रिटर्न स्टेटमेंट था यहाँ पर अक्यूज्ड की रिप्लाई आ जाएगी। तो यहाँ पे कंप्लेंट और अक्यूज्ड की रिप्लाई का एक क्वेश्चन है। फिर यहाँ पे जो मेंटेनेंस का पिटीशन आपने फाइल की हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के अंदर, इसी तरह से 125 CRPC की एप्लीकेशन भी जो है वो आपसे पूछी जा सकती है। तो यहाँ पे जब हम पिटीशन फाइल करेंगे हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में तो नाम होगा पिटिशनर और रेस्पोंडेंट, जबकि यहाँ पे अगर 125 CRPC में आप एप्लीकेशन फाइल कर रहे हो तो नाम हो जाएगा एप्लीकेंट और नॉन एप्लीकेंट। तो यहाँ पर 125 CRPC ये आपका GM फर्स्ट के अंदर जाएगा और ये आपके पिटिशन जो है वो फैमिली कोर्ट में जाएगी। तो ये थोड़ा सा आप बस डिफरेंस रखें कि ये अगर मेंटेनेंस का मामला यहाँ पे दे रहा है तो कौन से कोर्ट में जाएंगे। जैसे मान लो हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस का आपसे पूछ लिया और उसको भी आप GM फर्स्ट में डाल रहे हो तो एग्जामिनर फिर मेरे को नहीं लगता कि मार्क्स देंगे आपको। तो ये थोड़ा सा एक आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में उसने पूछा क्या है। अगर वो मेंटेनेंस के लिए आपसे कह रहे हैं मेंटेनेंस के लिए आप एक एप्लीकेशन लिखो
तो अब कहा कुछ नहीं है, मेंटेनेंस के लिए एप्लीकेशन लिखो, तो भाई एप्लीकेशन तो किस में लिखी जाती है, 125 सीआरपीसी में लिखी जाती है। और वो कह रहे हैं कि मेंटेनेंस के लिए पिटीशन फाइल करो, तो पिटीशन कहाँ फाइल होगी, वो तो आपकी फैमिली कोर्ट में होगी। तो यहाँ जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है इस पे आपका बहुत कुछ डिपेंड करेगा। तो ये आपके थर्ड यूनिट का पार्ट था। यहाँ पे भी एक चीज मैं आपको बतानी भूल गया कि जब अपील होती है तो अपील की जनरली क्या होता है, प्लांट होते हैं या रिटर्न स्टेटमेंट होती है, तो जो पार्टी है उसके भी सिग्नेचर होंगे, नीचे एडवोकेट के भी सिग्नेचर होंगे। लेकिन अपील के मामलों में, चाहे फर्स्ट अपील है चाहे सेकंड अपील है, अपील के मामलों में पार्टी के सिग्नेचर अगर नहीं है, खाली एडवोकेट के भी सिग्नेचर है, तो भी वो इरेबल है, वो मेंटेनेबल है, वो एग्जीक्यूट हो सकती है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी जो पार्टी है वो अपने एडवोकेट को पावर ऑफ अटॉर्नी या वकालतनामा दे चुकी है, उस पे वकालतनामे पे साइन कर चुकी है। तो यहाँ पे कई बार बच्चे पूछ भी लेते हैं कि साहब अपील में जो है वो सिर्फ इन्होंने काउंसलर या सिग्नेचर ऑफ द एडवोकेट लिखा हुआ है, यहाँ पार्टी कहाँ गई? तो पार्टी जो है वो ऑलरेडी अपने एडवोकेट को ऑथोराइज कर चुकी है। तो बच्चों अगर अपन 3 यूनिट्स तक की बात करें तो देखिएगा यहाँ पे अगर आप ये दोनों थ्योरी के क्वेश्चन करके चले जाएं तो एक क्वेश्चन हमें मिल जाना चाहिए। और अगर हम बात करें सेकंड यूनिट में तो प्लांट और रिटन स्टेटमेंट, आप कोई भी 2 या 3 प्लांट रिटन स्टेटमेंट अच्छे से तैयार कर लें, आपको मिल जाएगा। एक मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट पे आप अच्छे से तैयार कर लें तो यहाँ रिस्क थोड़ा हमारा कम है। थर्ड यूनिट के अंदर अगर आप जाएं तो आप बेल एप्लीकेशन जो है वो अच्छे से तैयार कर लें, और उसके बाद में 125 सीआरपीसी को आप थोड़ा सा देख लें। और कंप्लेंट जो है ये बहुत बार पूछी गई है, तो मेरे ख्याल से थर्ड यूनिट के अंदर अगर हम कंप्लेंट 125 सीआरपीसी और कोई भी एक बेल एप्लीकेशन कर लें तो यहां हमारा रिस्क कवर हो सकता है। अब हम बात करेंगे फोर्थ यूनिट की। तो देखिए बच्चों, फोर्थ यूनिट के अंदर हमारे पास सिर्फ कन्वेंसिंग का पार्ट है। तो कन्वेंसिंग का मीनिंग मैंने आपको पहले ही बताया कि जब हम कोई प्रॉपर्टी एक पर्सन से दूसरे पर्सन को डिलीवर कर रहे हैं, चाहे वो मॉर्गेज की फॉर्म में है, गिफ्ट की फॉर्म में है, सेल की फॉर्म में है, हमने रेंट पे दी है, तो यहां पे जो डॉक्यूमेंट ऑन द नॉन जुडिशियल स्टाम्प लिखा जाएगा, दैट इज कॉल्ड कन्वेंसिंग। तो कन्वेंसिंग का मतलब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। तो यहां देखिएगा एक क्वेश्चन तो इन्होंने कन्वेंसिंग पे ही दे रखा है, तो कन्वेंसिंग पे कोई लॉन्ग क्वेश्चन कभी मैंने देखा नहीं, तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन अपने को मिल सकता है। बाकी इसके अंदर जो मेन पार्ट है बच्चों वो है डीड्स का। जैसे पार्टनरशिप डीड है, अब पार्टनरशिप डीड के अंदर क्रिएशन ऑफ पार्टनरशिप, आपने पार्टनरशिप क्रिएट की, उसके बारे में आपको बताना है। मान लो बीच में कोई चेंज हुआ, जैसे कोई नया पार्टनर आ गया या कोई पार्टनर छोड़ के चला गया, तो एक रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप होगी। फिर अगर पार्टनरशिप आप डिसॉल्व कर रहे हो, वॉलंटरली डिसोल्यूशन जिसको बोलते हैं, तो फिर वहां पे एक आपको डिसोल्यूशन पार्टनरशिप लिखनी पड़ेगी। तो एक पार्टनरशिप डीड पे अपने को क्वेश्चन मिल जाता है, जनरली मिल जाता है। फिर आपके पास मॉर्गेज डीड है, तो मॉर्गेज डीड के अंदर इन्होंने इस एक ही टॉपिक को 2 बार लिखा हुआ है। एक मॉर्गेज डीड बाय कंडीशनल सेल, इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है, वो मैंने आपके पास बंधक रख दी और आपसे कुछ पैसे उधार ले लिए, मान लीजिए 1 साल के लिए लिए। अब मैं ये कह रहा हूं आपको कि अगर 1 साल में मैंने ये पैसे आपको वापस नहीं किए तो ये जो प्रॉपर्टी मैंने आपको एज ए मॉर्गेज ट्रांसफर की है, इसको सेल मान लिया जाए। इसका मतलब यहां पे मैं सेल की फॉर्म में 1 साल बाद ऑनरशिप ट्रांसफर कर दूंगा, तो वो सेल मान ली जाएगी। तो यहां पे क्या टर्म्स और कंडीशंस आप लोगों ने फाइनल किए वो आपकी मॉर्गेज डीड में आ जाएगी। फिर उसके बाद में गिफ्ट डीड है, सेल डीड है। अगर मैं फॉर कंसिडरेशन कोई प्रॉपर्टी जो है वो आपको दे रहा हूं तो सेल डीड है। और अगर मान ली नेचुरल लव एंड अफेक्शन की बात मैं कर रहा हूं और मैं कोई प्रॉपर्टी आपको ट्रांसफर कर रहा हूं तो उसको हम गिफ्ट डीड में ले लेंगे। तो कोई जरूरी नहीं है कि नेचुरल लव एंड अफेक्शन हो, पर अगर नेचुरल लव एंड अफेक्शन है तो सेक्शन 25 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा, अदरवाइज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में ये चीज चली जाएगी। तो इसी तरह से लीज डीड है, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास कोई एग्रीकल्चर लैंड है और वो मैं आगे आपको दे रहा हूं, या कोई मेरे पास कोई कमर्शियल लैंड है वो मैं आपको दे रहा हूं, तो लीज डीड है। मेरे पास एक डोमेस्टिक हाउस है और वो मैंने आपको किराए पे दिया है, तो वहां पे किस तारीख को आप मुझे किराया पे करेंगे, कैसे पे करेंगे, वो सारी बातें टर्म्स एंड कंडीशंस आपके रेंट डीड में आ जाएगी। और मान लीजिए मेरे पास कोई प्रॉपर्टी है, उसको मुझे सेल करनी है लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है और मैंने आपको पावर दे दी कि भाई आप जाओ और मेरे नाम से ये काम करो, तो मैंने आपको क्या दे दिया, पावर ऑफ अटॉर्नी दे दिया। मैंने आपको मकान किराए पे दे रखा है
और रेंट डीड में हमने ये लिखा हुआ है 2 महीने का नोटिस देके मैं मकान खाली करवा सकता हूँ, या ऑन डिफॉल्ट जो है वो मैं मकान खाली करवा सकता हूँ। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर हम टेनेंट को एविक्शन का यानी कि बेदखली का नोटिस देंगे। तो ये आपका बड़ा कन्विंसिंग का पार्ट है, लेंथी जरूर है, लेकिन अगर इस पूरे पेपर में सबसे इजी पार्ट है तो वो यही है। कोई आपको कोर्ट का चक्कर नहीं है, क्योंकि ये सारा क्या है, बियॉन्ड कोर्ट है, यानी कि नॉन जुडिशियल स्टाम्प पे हो रहा है। तो कोई कोर्ट का चक्कर नहीं है, कोई सेक्शन का चक्कर नहीं है, बस आपको इतना सा ध्यान रखना है कि जैसे पार्टनरशिप के अंदर जो पार्टनर्स हैं उनकी सारी डिटेल आ जाएगी, आपका बिजनेस क्या है, कहाँ बिजनेस करना है, क्या ड्राइंग पावर होगी, आपका प्लेस ऑफ बिजनेस आपका क्या होगा, रजिस्टर ऑफिस आपका कहाँ है, कोई नया पार्टनर आ रहा है जा रहा है तो क्या कंडीशंस होंगी, कल को डिस्प्यूट हो गया तो आर्बिट्रेशन में जाएंगे कि कोर्ट में जाएंगे, नया पार्टनर आ रहा है तो क्या होगा, पार्टनरशिप को डिसोल्व किस बेस पे करेंगे, वो सारी बातें बड़ी सिंपल सी बातें, सिर्फ उनकी हेडिंग्स तैयार कर लीजिएगा, पॉइंट्स खुद बना के लिखने हैं आपको। तो इस तरह से बच्चों ये आपका एक कन्विंसिंग का बहुत ही इजी पार्ट है। अब अगर हम बात करें कि यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चंस आपके कौन से बनेंगे, तो पावर ऑफ अटॉर्नी पे शॉर्ट क्वेश्चन मिल सकता है, नोटिस फॉर एविक्शन एक सिंपल एप्लीकेशन होती है, भाई एक एप्लीकेशन की फॉर्म में है, भाई टेनेंट को अपने दे रहे, तो ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस की अगर बात करें तो पार्टनरशिप डीड पे आपको एक अच्छा क्वेश्चन मिल जाएगा। बस एक बात ध्यान रखिएगा कि पार्टनरशिप के अंदर अगर आपने 4 पार्टनर लिए तो पार्टनर 1 2 3 4 आपको नेक्स्ट जब भी आप कोई भी पॉइंट्स लिखते हैं तो उनमें पार्टनर्स के नाम नहीं आएंगे, सिर्फ ये आएगा पार्टनर फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी है, ऊपर नाम एक ही बार लिखने, बाद में सिर्फ पार्टनर्स के का जो सीरियल नंबर आपने दिया उसी को मेंशन करना है। यहाँ पर भी अगर मान लीजिए गिफ्ट डीड के अंदर डोनर या डोनी की आप बात कर रहे हो तो दोबारा उनके नाम नहीं आएंगे, बस एक ही बार नाम आएंगे। सेल डीड के अंदर भी अगर अपन बात करें वेंडर और वेंडी की तो नाम एक ही बार आएंगे ऊपर, उसके बाद में वेंडर और वेंडी ही लिखा जाएगा। तो यहाँ पे आप पार्टनरशिप डीड, मॉर्टगेज डीड और सेल डीड ये थोड़ा सा आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, और क्वेश्चन कोई भी मिल सकता है, लेकिन जनरली जो है वो पार्टनरशिप डीड, मॉर्टगेज डीड या सेल डीड पे क्वेश्चन हमें आ जाता है। तो ये आपका एक सिलेबस था बच्चों। जो सेकंड यूनिट और थर्ड यूनिट है उस पर थोड़ा सा आपको कंसंट्रेट करने की जरूरत है, आपके कोर्ट्स का नाम गलत ना हो जाए, पार्टीज के नाम गलत ना हो जाए, कहाँ पे आपको वेरिफिकेशन करनी है, कहाँ पे आपको खाली प्रेयर से काम चल जाएगा, कहाँ पे ग्राउंड्स और प्रेयर दोनों आपको मेंशन करनी है, उन सारी बातों का आप ध्यान रखिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।